1857 के रिवॉल्ट की नाकामी के बाद हिंदुस्तान में अंग्रेज साम्राज्य के हाथ मज़ीद मजबूत हो गए थे और हिंदुस्तान की बाकी बड़ी क्लासेस के साथ साथ मुग़ल ब्यूरोक्रेसी को भी ये बात समझ में आ गई थी कि ब्रिटिश आर हियर टू स्टे। बस फेर की सी हिंदुस्तान की बाकी बड़ी क्लासेस की तरह से एलीट मुस्लिम क्लास ने भी नए कॉलोनाइजर्स के साथ फुल फ्लेज कॉरपोरेशन फार्मूला तरतीब दे लिया, जिसमें स्ट्रेटजी भी शामिल थी और नैरेटिव बिल्डिंग भी। और नैरेटिव ये था कि सर जी सानू ते उंज भी हाकम दी अतात दा हुक्म है। हम अशरफ मुसलमान जिनमें मुग़ल, सादात, पठान और पिछले वाले कॉलोनाइजर्स के साथ कॉरपोरेशन पॉलिसी बनाने वाले राजपूत शामिल हैं। सर जी हम आपके वफादार, लॉयल, थोड़े पक्के ठक्के नौकर हैं सर जी, नौकर की तो नखरा की। और ये रिवॉल्ट, सर ये रिवॉल्ट तो किया ही निचली जात के हिंदुओं और मुसलमानों ने था। ये तो था यहाँ की हिंदू मुस्लिम एलीट का नैरेटिव नए कॉलोनाइजर्स के साथ ट्रेडिशनल कॉपरेशन का। और स्ट्रेटजी क्या तजवीज़ की सर सैयद वाली क्लासेस ने? सेल्फ कॉलोनाइजेशन। अंग्रेज़ी बोलो, अंग्रेज़ी लिबास पहनो, अंग्रेज़ी खाना खाओ, अंग्रेज़ी मशरूब पियो और ख़ुद को अंग्रेज़ का सच्चा वफादार साबित करने के लिए अंग्रेज़ी खेल खेलो। और अंग्रेज़ी खेलों में, या यूँ कहिए कि नए कॉलोनाइजर्स के खेलों में, भला कौन सा खेल हमारे पुराने वाले कॉलोनाइजर्स को सबसे ज़्यादा पसंद आया? क्रिकेट। ये सूट मेरा देखो, ये बूट मेरा देखो, जैसे कोई लंदन का। अच्छा, लेट मी क्लैरिफाई एक मरतबा फिर से कि ये जो मैं पुराने वाले कॉलोनाइजर्स की बात करती हूँ ना, इससे मेरी मुराद दो क्लासेस हैं मेनली। एक तो एलीट अपर कास्ट हिंदू जिन्होंने अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी को तो बड़ा सेंध सेंध कर रखा हुआ था, और अब ब्रिटिश इंडिया में ये लोग टेरिटोरियल नेशनलिज़म का फंडा भी सीख रहे थे। ये फंडा, ये मंत्रा आप भी जानते ही होंगे, मेरा भारत महान, भारत माता की जय वगैरह वगैरह। और दूसरी क्लास जो थी वो एलीट मुस्लिम क्लास, इनका सेंटर दिल्ली और लखनऊ वगैरह था। लेकिन अनलाइक अपर कास्ट अपर क्लास हिंदूज़, ये एलीट मुस्लिम्स थोड़ा कन्फ्यूजन का शिकार थे अपनी आइडेंटिटी को लेकर। कभी रिलीजियस नेशनलिज़म, कभी टेरिटोरियल नेशनलिज़म, कभी अंग्रेज़ी वज़ा बनाने का जज्बा, कभी अंग्रेज़ी खेल खेलने का, सीखने का जुनून। अंग्रेज़ी बीट थे। खैर, किस्सा मुख्तसर मेरे कहने का ये मतलब तो हरगिज़ नहीं है कि ब्रिटिश इंडिया में दो ही क्लासेस थीं, और भी बहुत से अहम सेगमेंट्स थे इंडियन सोसाइटी के, बहुत से स्टेक होल्डर्स थे। और सबसे अहम बात कि अंग्रेज़ों के गवर्नेंस मॉडल और इकनॉमिक पॉलिसीज़ ने एक नई क्लास को जन्म दे दिया था। जी, नई इंडियन मिडिल क्लास, नौकरी पेशा क्लास। बल्कि यही वो क्लास है जिसने आज तक भारत और पाकिस्तान में अंग्रेज़ी कल्चर और ज़बान को ज़िंदा रखा हुआ है। और तो और उनके फेवरेट खेल क्रिकेट को अपना जुनून, अपनी आइडेंटिटी, अपनी खुशी, अपना गम बना लिया है। दूजे लफ्ज़ां चाखो ते अपना ओढ़ना बिछोना बना लिया है। Shahid Afridi's been sent out on a mission here. This is like the movies where someone just creates a character to change the script. हम इंडियन और पाकिस्तानी मिडिल क्लास के अंग्रेज़ी और अंग्रेज़ी खेलों से इश्क को डिस्कस करेंगे, ज़रूर डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले बात कर लेते हैं कि सब कॉन्टिनेंट में क्रिकेट कब और कैसे शुरू हुई।
ये तो जान चुके हैं कि हिंदुस्तान में क्रिकेट शुरू की यहाँ की रूलिंग एलीट ने, नवाबों ने, रियासतों के वालियों ने, राजाओं ने, महाराजाओं ने। और ये बड़े बड़े नवाबों का जो क्रिकेट का शौक़ था, इसकी 2-3 वजूहात थीं जिसका वो खुल्लम खुल्ला इजहार भी करते थे। पहली वजह तो थी ख़ुद को अंग्रेज़ जैसा, बल्कि बाज़ सूरतों में ख़ुद को अंग्रेज़ ही साबित करना, समझना, मतलब सीधी सीधी सेल्फ कॉलोनाइजेशन। स्पीक इन इंग्लिश। Sorry, sir. सॉरी का बेबी। दूसरी वजह थी अंग्रेज़ पर अपनी वफ़ादारी साबित करना, उसको ये बताना कि देखें जी, हम तो आपकी ज़बान से, आपके कल्चर से, आपके लिबास से और आपके खेल से, हत्ता कि आपके कुत्तों से इतना प्यार करते हैं जितना कोई भी वफ़ादार मशूक कर सकता है। और तीसरी वजह ये थी कि अंग्रेज़ों को उन्हीं के खेल में हराकर अपने लोगों पर, अपनी क्लास पर, अपनी रेस पर और ख़ुद पर यह प्रूव करना कि पुराने कॉलोनाइजर्स भी नए कॉलोनाइजर्स से कम नहीं हैं। आहो जिद्दां हुण मैच जित के कहते ना कि बाबर आजम ने बरे-आज़म ऑस्ट्रेलिया फतह कर लिया, या फिर फ़ख्र ज़मान ने इंग्लैंड पर कब्ज़ा कर लिया, वग़ैरह वग़ैरह। लेकिन ये तो मैं बात कर रही हूँ अब की। तब ये तीसरे वाला रीज़न इन्होंने अपने दिलों में हाइड करके रखा हुआ था, और मोस्ट प्रोमिनेंट रीज़न्स वही थे जिनका लुब्बे लुबाब सिर्फ एक लफ्ज़ में बयान हो सकता है, सेल्फ कॉलोनाइजेशन। तो भला क्रिकेट वाली सेल्फ कॉलोनाइजेशन इंडिया में सबसे पहले किसने शुरू की? अपर कास्ट हिंदुओं ने? जागीरदार एलीट मुस्लिम क्लास ने? नहीं, बिल्कुल नहीं। दिलचस्प बात यह है कि इन एलीट कॉलोनाइजर्स के इस एलीट खेल को यहाँ के हिंदू और मुस्लिम अशराफिया ने अडॉप्ट नहीं किया था सबसे पहले, बल्कि जिस कम्युनिटी को क्रिकेट का बिछुआ सबसे पहले लड़ा ना, वो पारसी थे। पारसी जो ज़रतश्त के मानने वाले हैं, एक्चुअली ऑलमोस्ट 1300 साल पहले हिजरत करके ईरान से इंडिया आए, और बकौल पारसी मौर्रखीन जब अरबों ने ईरान पर कब्ज़ा कर लिया तो कन्वर्ट ना होने वाले कुछ लोगों ने इंडिया की जानिब सेल किया, जान, शनाख्त और अपना कल्चर बचाने के लिए। इन पारसियों की एक बड़ी तादाद गुजरात में आबाद हुई, और जब अंग्रेज़ कॉलोनाइजर्स आए इंडिया में तो इनकी तो मानो निकल पड़ी। मतलब कि एक इन्वेडर से जो शनाख्त बचाई, दूसरे इन्वेडर की मोहब्बत में वो गंवाई। अजीब गल है। पारसी इंडिया की उन नई एलीट क्लासेस में से एक थे जो नई नौआबादियात के नतीजे में बनी। इन्होंने ख़ास तौर पर बिज़नेस में और ज़िंदगी के दूसरे शोबों में भी बहुत तरक्की की, बहुत पैसा कमाया, बॉम्बे और कराची को अपना सेंटर बनाया। ये लोग फरफर अंग्रेज़ी बोलते थे, यानी कि क्लोनियल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक अखीर पढ़े लिखे थे, कपड़े भी अंग्रेज़ी पहनते थे और ख़ुद को लोकल अंग्रेज़ समझते थे, काठा अंग्रेज़। अच्छा, उस वक्त के बॉम्बे में पारसियों का असर और रसूख इस हद तक बढ़ गया था कि तादाद में कम होने के बावजूद तब के मुंबई का आर्ट ले लें आप, कल्चर, जर्नलिज़म, कॉमर्स, कंस्ट्रक्शन वग़ैरह वग़ैरह, सब कुछ पारसियों के होल्ड में था। 1900 के नेड़े तेड़े पारसियों की कुल आबादी तकरीबन 10-12 लाख बनती है, जो कि आज के इंडिया में सुकड़ कर बावजूद 60-70 हज़ार रह गई है। लेकिन इसके बावजूद पारसियों को मॉडर्न इंडिया का कंस्ट्रक्टर कहा जाता है, जो कि वो थे भी। सूरत शहर के पारसी ताजिर ये ब्रिटिश राज की कमर्शियल प्रॉस्पेरिटी को बूझ गए। क्लोनलिज्म जो नई नई अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ़र कर रहा होता है इमर्जिंग क्लासेस को, ये उसको भी समझ गए, इतना कि इन्होंने इस अपॉर्चुनिटीज़ का खूब फ़ायदा उठाया। और जब इनके पास अंत अखीर कैपिटल आ गया तो फिर मसला शुरू हुआ नई आइडेंटिटी का, एक ऐसी आइडेंटिटी जो इनको रूलिंग एलीट में शुमार करवा दे। और इस आइडेंटिटी क्राइसिस का इलाज जो इन लोगों ने तलाश किया वो था एकदम गोरे के माफिक बनना। राजू बन गया जेंटलमैन, राजू बन गया जेंटलमैन। और जो बेहतरीन तरीका इनको मिला ना एकदम गोरे के माफिक दिखने का, आई मीन अपार्ट फ्रॉम स्पीकिंग इंग्लिश, वो था क्रिकेट। विक्टोरियन गेम एथिक्स वो बेहतरीन मीडियम था जिससे पारसी एलीट ना सिर्फ
अपनी ब्रिटिशनेस असर्ट कर सकती थी, बल्कि अपनी महज़िब सी, सिविलाइज्ड सी मैस्कुलिनिटी को भी एक्सप्रेस कर सकती थी, बिल्कुल कॉलोनियल रूलर्स की तरह। और सबसे अहम बात कि अगर गोरा साहब इन्हें अपने साथ खेलने की इजाज़त दे दे तो हुक्मरानों के साथ फ्री भी हो सकते हैं, कनेक्शंस भी बना सकते हैं, और फैलो इंडियंस ते रोब वखरा वेखियां अपनियां टोरां सरकारां तिक्कर अप्रोच अपनी। बस यही वो बातें थीं जिनकी वजह से पारसी कम्युनिटी क्रिकेट के खेल से ऑब्सेस्ड हो गई, और ये जुनून इस कदर बढ़ गया कि पारसी हिंदुस्तान की पहली क्रिकेट टीम बने जिसने 1878 में इंग्लैंड का दौरा कर डाला। इस स्टोरी की डिटेल्स मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, लेकिन पहले ये बताती चलूं कि पारसियों ने क्रिकेट खेलना कैसे शुरू किया। बात कुछ यूँ है कि पारसी ख़ुद को ब्रिटिश इंडियन समझते थे और उनका ख्याल था कि हिंदुस्तान अंग्रेज़ राज के बग़ैर अधूरा है। उनके एक महान फ़लसफ़ी का कॉल सुनाती हूँ आपको इस मामले की एक्सट्रीम शो करने के लिए, ये सुनिए ज़रा। कहाँ एक छोटा सा मुल्क इंग्लैंड और कहाँ हिंदुस्तान, लेकिन फिर भी अंग्रेज हिंदुस्तान पर रूल करने पहुंच गए। अगर इस इत्तफाक को, बल्कि हुस्न इत्तफाक को कोई खुदा की मर्जी नहीं समझता तो उससे बड़ा बेवकूफ तो कोई हो ही नहीं सकता। इन स्टैंडर्ड्स को सामने रखा जाए तो पारसी बिल्कुल भी बेवकूफ़ नहीं थे, सियाने थे, उतने ही सियाने जितने के अपर कास्ट हिंदू और यूपी के जागीरदार मुसलमान। मैं मजाक नहीं कर रही, सच्ची। बल्कि पारसी तो अपने डेली रूटीन में ये दुआ भी मांगते थे कि गॉड ब्लेस द क्वीन, यानी कि क्वीन का कसीदा और मरसिया लिखने वाले उर्दू शायरों का नेक्स्ट लेवल था ये। पारसी अपने आकाओं का खेल क्रिकेट अपनाने में इतने पागल हो चुके थे कि उन्होंने ये साबित करना शुरू कर दिया था कि गोरे भाईजान थानू गलत फहमी हुई है, क्रिकेट तो इंग्लैंड से आज़ाद ही नहीं हुई, क्रिकेट खेड है पारसियां दा। और ये कदीम ईरान में ईजाद हुई जो कि उनका आबाई वतन है। और तो और क्रिकेट का तस्करा शाहनामा फिरदौसी में है। मैं कहनी हाँ शुक्र है पारसी भरावां ने ऐ नहीं कह दिता कि शाहनामा फिरदौसी भी पहले अंग्रेज़ी च लिखिया गया सी, वो तो फिरदौसी हुणां ने बाद चों फिर फारसी च तर्जुमा किया। You got away with it. No one's seen it. खैर गल्लां बातां एक पासे, पारसियों ने क्रिकेट खेलना शुरू की लगभग 1840 में, जब एक स्कूल मास्टर ने बच्चों को क्रिकेट की लत लगा दी, और बॉम्बे में पहला पारसी क्रिकेट क्लब बना 1848 में। उसके बाद तो खैर ये सिलसिला चल ही निकला। पारसियों ने बहुत सारे क्रिकेट क्लब्स बनाए और नाम भी चुन चुन कर रखे। मज़े की बात यह है कि कुछ क्रिकेट क्लब्स के नाम तो ब्रिटिश रॉयल मेंबर्स के नामों पर थे। वारी कॉलोनाइजेशन। पर फिर भी फैसलाबाद मकर्स तो ना चंगे ही होंगे ना क्लब्बां दे, की कहंदे हो। अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग बात यह है कि पारसी या तो गोरा रूलर्स के साथ क्रिकेट खेलते थे, ऑब्वियसली अगर गोरों का मूड होता तो, या फिर आपस में ही क्रिकेट खेलते रहते थे। अनसिविलाइज्ड और बारबेरियन सेवेजेस हिंदुओं और मुसलमानों के साथ तो बिल्कुल नहीं, और ख़ास तौर पर मुसलमानों के साथ तो बिल्कुल क्रिकेट नहीं खेलते थे, क्योंकि उन्होंने दे नाल ते उन्हां दी उंज भी लगती सी। बॉम्बे में होने वाले पारसी मुस्लिम फसादात का सिलसिला तकरीबन 1850 से शुरू हुआ, जो अगली 2-3 दिहाइयों तक वक्फे से चला, और 1874 में तो उनका एक स्टार क्रिकेटर जामसू नवी ऐसे ही एक राइट में मारा भी गया। मैं थानू दस रही सां कि पारसियों ने आपस में इतनी क्रिकेट खेली कि वो इस खेल के माहिर बन गए, और जब उनके क्रिकेट क्लब्स का आपस में मुकाबला होता तो काफ़ी क्राउड भी जमा होता था स्टेडियम में, फुल माहौल बन जाता था। ख़ास तौर पर जब ज़ोरतश्तियन क्रिकेट क्लब और मार्स क्रिकेट क्लब का मैच पड़ता था ना, तो तमाशाइयों को बहुत अच्छी क्रिकेट देखने को मिलती थी। और देखते ही देखते पारसी इतनी अच्छी क्रिकेट खेलने लग पड़े कि इंडिया में ब्रिटिश रूलर्स के क्रिकेट क्लब्स भी
उनके साथ खेलना शुरू हो गए। और 1877 में एक पारसी क्रिकेट क्लब ने तो ब्रिटिश रॉयल नेवी के क्रिकेट क्लब को हरा दिया। एक दफ़ा नहीं, 2 महीने के टाइम में 2-2 बारी। ऐसा नहीं है कि अंग्रेज़ों को ये हार हजम हो गई थी आराम से। शुक्र करें तब टीवी सेट्स नहीं थे, नहीं तो टीवी टूटने से टीवी। हाँ, अखबार होते थे और एक अखबार डेली न्यूज़ ने तो खबर लगाई भी ब्रिटिश रॉयल नेवी की हार की, इस क्या सुर्खी के साथ, द ऑनर ऑफ आवर ब्रिटिश सीमैन इज टर्निश्ड बाय अ डिजास्टर। मतलब कि ब्रिटिश सीमैना दी इज्जत डूब गई समंदरा हेठ। पारसी क्रिकेट के बाद हिंदुस्तानी मुसलमानों और हिंदुओं को क्रिकेट खेलने की इजाजत किसने दी? हिंदुस्तानी मुसलमानों, हिंदुओं और पारसियों में अंग्रेज का सबसे बड़ा वफादार कौन बना? अलीगढ़ के लौंडों और बंबई के ब्राह्मणों का टाकरा, मगर जीता कौन? ये सब जानने के लिए देखिए दास्ताने हिंदुस्तानी क्रिकेट की अगली एपिसोड। That was right out of the middle of the bat and it's gone sailing into the crowd.